चलो, तो लास्ट जो हमने किया था वो कराची सेशन किया था आईएनसी का 1931 में, जिसमें हमने 2 रेजोल्यूशंस की बात करी थी, राइट। गांधी इरविन पैक्ट को रेटिफाई किया गया था। बट अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, मतलब आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी आरटीसी, ये हेल्ड होती है दिसंबर 1931 में। और जैसे कि हमने बात करी थी कि गांधी इरविन पैक्ट में क्या डिसाइड किया गया था कि आईएनसी क्या करेगी, आईएनसी जो है वो पार्टिसिपेट करेगी इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। पार्टिसिपेशन होगी आईएनसी को, और आईएनसी को जो रिप्रेजेंट करेगा इस पार्टिसिपेशन में, सोल अथॉरिटी कौन होगी, वो गांधी होंगे, राइट। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जो आपके पास दिसंबर 1931 में हुई, और गांधी जी ने जो बात करी गई थी गांधी इरविन पैक्ट में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गांधी जी रिप्रेजेंट करते हैं किसको, आईएनसी को। वहीं पे अदर मेंबर्स भी थे। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, बी आर अम्बेडकर रिप्रेजेंट कर रहे थे शेड्यूल कास्ट को, डिप्रेस्ड क्लासेस को। वहीं पे अगर बात करें सरोजनी नायडू, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडियन विमेन डेलीगेट्स को, ठीक है। विमेन डेलीगेट्स को क्या कर रही थी, ये रिप्रेजेंट कर रही थी। वहीं पे जीडी बिरला की बात करें तो जीडी बिरला रिप्रेजेंट कर रहे थे बिजनेस कम्युनिटी को। अब गांधी जी जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, क्योंकि तीनों की 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई है, तीनों की तीनों कहाँ पे हुई है, लंदन में। तो गांधी जी लंदन जाएंगे कौन सी शिप में, एसएस राजपुताना शिप में। और अपने साथ अपनी डीज मीरा बैन, महादेव देसाई, प्यारे लाल एंड गांधी जी के जो सन थे देवदास, इनको लेके गए। ये इनको अकम्पनीड करेंगे लंदन में, जो जब ये एसएस राजपुताना शिप में गए थे टू अटेंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अल्टीमेटली इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी कौन प्रिसाइड करेगा, यहाँ पे प्रिसाइड किया जाएगा बाय ब्रिटिश पीएम। ब्रिटिश पीएम कौन थे, रामसे मैकडोनाल्ड। रामसे मैकडोनाल्ड ने, क्योंकि अल्टीमेटली बात करें तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी एज यूजुअल जैसे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल रही, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल रही, तीनों की तीनों फेल रहते, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। तो जब रामसे मैकडोनाल्ड इस कॉन्फ्रेंस को प्रिसाइड कर रहे थे, तो लास्ट में जब इस सेशन को ये एंड करेंगे, तो इन्होंने यहाँ पे क्या मतलब, जब लास्ट में जब इन्होंने एंड किया, तो इन्होंने जब एड्रेस किया कॉन्फ्रेंस को, तो इन्होंने सीधी सी बात बोल दी कि अब क्या किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा, क्रिएशन की जाएगी, क्रिएशन ऑफ न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। कि इंडिया में अब हम क्या करेंगे, न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस जो है वो क्रिएट की जाएगी। ये एट द एंड ऑफ द सेशन, मतलब इसके बाद जो है इन्होंने इस सेशन को एंड कर दिया था, जो बातें अभी कही थी, ठीक है। न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस जो है वो क्रिएट की जाएगी। कौन सी क्रिएशन की जाएगी, जिसकी डिमांड की जा रही थी बाय द मुस्लिम लीग सिंध को, जो बोल रहे थे कि सिंध को सेपरेट किया जाए फ्रॉम बॉम्बे से, तो बोला कि उसको जो है एज अ न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस जो है वो क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। और वहीं पे इन्होंने साथ में क्या प्रोस्पेक्टस दे दिया, इसी के साथ साथ क्या बोला कि अब इंडिया में हम क्या लेके आएंगे, एक यूनिलेटरल कम्युनल अवार्ड, कि हम जो है इंडिया में एक नया
सिस्टम लेके आएंगे जो होगा यूनिलेटरल कम्युनल अवार्ड, दैट मींस इलेक्शन सिस्टम जो होगा। अब देखो इसी के बेसिस पे अगर बोला कि इंडियंस हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम इंडिया में क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे यूनिलेटरल कम्युनल अवार्ड सिस्टम। अब उसी पे बात करेंगे कि क्या हुआ था इसके रिजल्ट में, ठीक है। अब जैसे ये सेशन एंड हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड हुई, अब गांधी जी वापिस आएंगे कहां पे, इंडिया में, बॉम्बे में। और ये बॉम्बे में अराइव करेंगे ऑन 28 ऑफ दिसंबर 1931 को। 1931 को बॉम्बे में अराइव कर गए। अब जैसे बॉम्बे में अराइव करे तो उसके नेक्स्ट डे, दैट मींस ऑन 29 ऑफ दिसंबर 1931 को अब क्या होगा, जो 15 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी थी कांग्रेस की, दैट मींस CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी, वो अपनी मीटिंग हेल्ड करेगी, उसकी मीटिंग होगी। और इस मीटिंग में CWC क्या डिसाइड करेगी कि अब हम क्या रेज्यूम करेंगे, जो हमने गांधी इरविन पैक्ट के द्वारा क्या किया था, विड्रॉ कर दी थी मूवमेंट, दैट मीन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है फिर से क्या कर दिया जाएगा, रेज्यूम कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है मतलब वेरियस मतलब ऑल प्रोविंसेस में क्या होगी, रेज्यूम कर दी गई। तो अल्टीमेटली अब गवर्नमेंट ने जब इनके अगेंस्ट रिप्रेसिव मेजर्स लिए, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन जनवरी 1932 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से रेज्यूम कर दी गई, तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, INC को डिक्लेयर कर दिया इलीगल। INC जो है उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। जब इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया तो इसके जितने भी लीडर्स थे उनको, मेन लीडर्स जो थे उनको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट कर लिया गया तो हम गांधी जी को कैसे भूल सकते हैं, तो गांधी जी को क्या किया गया, अरेस्ट किया गया और उनको कहां पे भेज दिया, यरबड़ा जेल में इन पुणे, यरबड़ा जेल में इनको भेज दिया गया। अब ये यरबड़ा जेल की बात क्यों कर रहा हूं, अभी देखो। फिर इसके बाद जो हमने बात करी थी यूनिलेटरल कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की, अब यहां पे क्या आएंगे, उसी की, क्योंकि इंडियंस ने ब्रिटिशर की बात मानी नहीं, तो अल्टीमेटली अब राम से मैकडोनाल्ड आएंगे और वो एक अनाउंसमेंट करेंगे जिसको हम बोल देते हैं मैकडोनाल्ड अवार्ड। जिनको हम बोल देते हैं मैकडोनाल्ड अवार्ड और कम्युनल अवार्ड। क्योंकि देखो ये हमने अभी बात करी कि यूनिलेटरल कम्युनल अवार्ड का प्रोस्पेक्टस इन्होंने दिया था। अब इसी के बेस पे एक अनाउंसमेंट की जाएगी बाय द राम से मैकडोनाल्ड, ठीक है, जिसको हम कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। और ये कब अनाउंस किया जाएगा, ये अनाउंस किया जाएगा ऑन 16 अगस्त 1932 को। अब बात करते हैं कि क्या हो, अब इसके थ्रू क्या किया गया, मतलब कम्युनल अवार्ड की बात कर रहे हैं तो इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही होगी ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी। तो ये जो अवार्ड था ये किस पे बेस्ड था, इट वाज बेस्ड ऑन द माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, बेस्ड ऑन माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। दैट मीन्स देखो इससे पहले इन्होंने जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो प्रोवाइड की थी वो अकॉर्डिंग टू द रिलीजन की थी, अकॉर्डिंग टू रिलीजन प्रोवाइड की गई। अब ये किस पे आ गए, माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन पे। जैसे ये मैकडोनाल्ड अवार्ड और कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया गया तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था द आइडियोलॉजी ऑफ ब्रिटिश। कौन सी आइडियोलॉजी, डिवाइड एंड रूल, कि इनको डिवाइड करते जाओ और रूल करते जाओ, डिवाइड एंड रूल। इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। तो देखो इस मैकडोनाल्ड अवार्ड के थ्रू व्हाट दे डिड, इन्होंने क्या बोला, माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। तो इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि जितनी भी आपके पास डिप्रेस्ड क्लासेस है, जिनके साथ भी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको एज डिक्लेयर कर दिया क्या, माइनॉरिटी। डिप्रेस्ड क्लासेस को डिक्लेयर कर दिया गया माइनॉरिटी
और उनको अब एंटाइटल कर दिया एज अ सेपरेट इलेक्टोरेट, कि बोला अब माइनॉरिटी जो है वो डिप्रेस्ड क्लासेस है तो उनको क्या दिया जाएगा, एक सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहां से इन्होंने फिर से इनको किसके बेसिस पे तोड़ दिया, दैट मीन्स अब ब्रिटिशर ने तोड़ा इनको कास्ट के बेसिस पे तोड़ना डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे, हिंदूज को फर्दर ब्रेक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। मुस्लिम तो हमने कर दिए हैं, अब हम इनको जो है इंडियंस को किसके बेसिस पे करेंगे, कास्ट के बेसिस पे करेंगे, रिलीजन के बेसिस पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस टाइप पे गांधी जी कहां पे थे, गांधी जी वॉज इन यरबड़ा जेल। अब जैसे ही गांधी जी को इस बात का पता लगा, बोला ये तो अब हमें और तोड़ देंगे, तो गांधी जी ने यहाँ पे डिसाइड किया कि अब मैं क्या करूंगा, भूख हड़ताल करूंगा, फास्ट अनटू डेथ, अमरण अनशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, कि मैं जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाएगी मैं तब तक फास्ट में रहूंगा, अगर ये मैकडोनल्ड अवार्ड जो है वापिस ना लिया गया। अब यहाँ पे गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो फास्ट आमरण अनशन करेंगे, कब करेंगे, ये जो डिसाइड हुआ ऑन 20 सितंबर 1932 को। जैसे ही गांधी जी को इसके बारे में पता लगा तो 20 सितंबर 1932 को गांधी ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, आमरण अनशन पे जा रहा हूँ। अब जैसे इसके बारे में आमरण अनशन डिक्लेयर कर दिया गांधी जी ने, तो यहाँ पे अब 24 सितंबर 1932 को, 20 सितंबर को गांधी जी अनशन पे गए, 24 सितंबर 1932 को अब एक एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, जी उस एग्रीमेंट को नाम दिया जाएगा पूना पैक्ट। अब ये जो पूना पैक्ट जो साइंड होता है वो किसके बीच में होगा, एक एग्रीमेंट होगा बिटवीन गांधी एंड कौन, ब्रिटिशर होंगे या कोई और होगा, एंड बी आर अम्बेडकर। क्योंकि बी आर अम्बेडकर जो थे वो लीडर थे किनके, डिप्रेस्ड क्लासेस के। अब गांधी जी को पता था कि ब्रिटिशर से तो मत्था मार के कोई फायदा नहीं होगा, तो इससे बेटर है कि मैं बी आर अम्बेडकर के साथ ही नेगोशिएट करूं। अब जैसे बी आर अम्बेडकर को भी पता लगा कि गांधी जी फास्ट में चले गए तो ये भी आए, अब इन दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ। देन आफ्टर इन्होंने क्या डिसाइड किया वो हम इस पैक्ट में देखेंगे। तो वो ये पैक्ट साइन हुआ। तो यहां पे क्या हुआ, इस पैक्ट के थ्रू अब बी आर अम्बेडकर ने एक्सेप्ट कर लिया। इन्होंने क्या एक्सेप्ट किया, ज्वाइंट इलेक्टोरेट। बोला हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, डिप्रेस्ड क्लासेस को एक्सेप्ट करते हैं ज्वाइंट इलेक्टोरेट को। बोला बट इन रिटर्न में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, बोला साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, इन रिटर्न यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसको टू डिप्रेस्ड क्लासेस को, ठीक है। दैट मीन्स कि आपको क्या करना पड़ेगा, रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू डिप्रेस्ड क्लासेस को इन लेजिस्लेचर एज वेल एज सिविल सर्विसेज। ये बात करी थी बी आर अम्बेडकर ने। इसी टाइप देखो, जब यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी किसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है, एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर, इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो बी आर अम्बेडकर ने जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना के प्रिपेयर कर दिया, जब इन्होंने अपने लोगों को बाद में एड्रेस किया तो उन्होंने सीधी सी बात बोली, बोलो देखो मेरा काम था संविधान बनाना और तुम्हारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना, तुम्हें प्रोटेक्ट करना। मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट कर दिया, मैंने सबको राइट्स दे दिया, अधिकार दे दिया, मैंने ये नहीं किया कि तुम्हें ज्यादा अधिकार दिया और जो अपर क्लास है उनको कम अधिकार दिए, नहीं, मैंने सबको इक्वली ट्रीट किया, मतलब तुम्हें भी उनके फुट स्टेप पे, मतलब तुम्हें भी उनके इक्वल ही ट्रीट किया जाएगा, राइट सबको ग्रांट किए गए। अब बोला इन राइट्स को और इन लॉज को इंप्लीमेंट करना किसका काम है, सॉरी ये जो राइट्स बनाएगा, ये जो लॉज बनाएगा, ये कौन बनाएगा, लेजिस्लेचर बनाएगा। तो बोला ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इस लेजिस्लेचर का पार्ट बनो, अब तुम कैसे बनोगे वो तुम पे डिपेंड करता है।
वहीं पे इनको इम्प्लीमेंट करना वो किसका काम है, सिविल सर्वेंट्स का काम है। तो बोला इस सिविल सर्वेंट्स पे भी तुम्हें जाना पड़ेगा, दैट मीन्स तुम्हें एजुकेशन भी लेनी पड़ेगी, तुम्हें एजुकेट भी होना पड़ेगा। बोला वो सब राइट मैंने तुम्हें प्रोवाइड कर दिया, अब उनको कैसे लेना है वो तुम्हारी ड्यूटी है, मैं तुम्हें हर एक बंदे को दिलाने नहीं आऊंगा। तो ये बात इन्होंने बोली थी, राइट। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसके थ्रू हमें जो राइट्स प्रोवाइड किए गए, इक्वालिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे इस पैक्ट के थ्रू अब ज्वाइंट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट कर लिए गए, बट बोला गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, इन रिटर्न में रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बोथ इन लेजिस्लेचर एज वेल एज सिविल सर्विसेज में, किसको, टू डिप्रेस्ड क्लासेस को, राइट। तो जैसे ही आपके पास क्या हुआ, ये एग्रीमेंट साइन हुआ, तो उसके नेक्स्ट डे दैट मीन्स और 25 सितंबर 1932 को गांधी जो है अपनी आमरण अनशन को एंड कर देंगे। ठीक है, तो ये बात हुई थी, क्लियर। चलो इसके बाद आ जाते हैं थर्ड आरटीसी पे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, जो आपके पास हेल्ड होगी 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। तो इसका भी रिजल्ट क्या हुआ, फेल्ड हुई, फ्रूटलेस रही। ठीक है, तो अब इसके आउटकम की बात करें तो इसका देखो फेल्ड रही, बट यहाँ पे क्या हुआ आउटकम में, जब रामसे मैकडोनल्ड ने इसको प्रिसाइड किया तो लास्ट में यहाँ पे क्या किया गया, एक वाइट पेपर जो है इशूड किया गया, वाइट पेपर वाज इशूड। ठीक है, अब ये जो व्हाइट पेपर इशूड किया गया ये मार्च 1933 में किया गया, इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। अब ये जो व्हाइट पेपर था ये किसके बारे में बात कर रहा था, ये डिटेल दे रहा था हमें, डिटेल बता रहा था किसकी, जो आपके पास न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेके आएंगे इंडिया में। दैट में मीन्स मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उसका बेसिस कि वो किस पे डिपेंड होगा वो इस व्हाइट पेपर में एक्सप्लेन किया था, डिटेल दी थी, राइट। ये एक्ट भी हम करेंगे, 1935 का एक्ट भी करेंगे अलग से, जो हमारे पास 1909 बचे 1935, ये अलग से एक लेक्चर में करेंगे, राइट। तो अभी इतना याद रखना कि व्हाइट पेपर इशूड किया गया था जो किसके बारे में बता रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बेसिस के बारे में बता रहा था कि किस पे डिपेंड होगा, राइट। इतनी बात क्लियर। हाँ जी सर। सबको क्लियर है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, जून 1936। अब सीधा हम जाएंगे इसके बाद, क्योंकि मेन आया था आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बट हम जा रहे हैं जून 1936 में। यहाँ पे क्या होगा, आईएनसी का स्पेशल सेशन होगा, स्पेशल सेशन हुआ। कहाँ पे हुआ ये, लखनऊ में। किसने प्रिसाइड किया, JL नेहरू, बीस जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि इस टाइम पे क्या होने वाला था, 1937 में इलेक्शंस होने वाले थे, 1935 के एक्ट में बात करी, तो उसी के रिगार्डिंग जरा ये सेशन हुआ था। तो सबसे पहले इस स्पेशल सेशन में क्या किया गया, 3 सोशलिस्ट लीडर्स को ऐड किया गया। 3 सोशलिस्ट जो थे उनको ऐड किया गया, किसमें, वर एडेड टू CWC। वो थे आपके पास, जिनके बारे में आई थिंक आप सबने सुना होगा, JP नारायण, जयप्रकाश नारायण, इनको लोक नायक भी बोला जाता था किसी टाइम पे क्या आज भी बोला जाता है। आचार्य देव एंड अच्युत पटवर्धन, इन 3 पर्सन्स को क्या किया गया, अब CWC का मेंबर बनाया गया, और ये तीनों क्या थे,
सोशलिस्ट थे। और इसी सेशन में कांग्रेस ने यहाँ पे डिसाइड किया, कांग्रेस ने क्या डिसाइड किया कि वो 1937 के इलेक्शंस कंटेस्ट करें, कि वो क्या करेंगे, 1937 के इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे। अब इलेक्शन तो कंटेस्ट करेंगे, बट उसका मेन मैनिफेस्टो क्या होगा कि जिसके बेसिस पे ये इलेक्शन लड़े। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, जैसे अभी 2022 में इलेक्शंस हुए, राइट, और 23 मान के चलते हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, 22 में ही हुए थे, ठीक है, दिसंबर में गवर्नमेंट बनी थी। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी हिमाचल में बनी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बात करें 2022 में, जब कांग्रेस किस बेसिस पे इलेक्शन लड़ी, एक तो लड़ी वो ओपीएस पे जो मेन था, एक लड़ी वो 1500 वाली पेंशन पे, ये मेन उन्होंने प्रोमिस किए। तो अल्टीमेटली ये था इनका मैनिफेस्टो, जिसकी वजह से इनको क्या मिले, वोट्स मिले। तो सेम यहाँ पे 1937 के जब इलेक्शन कंटेस्ट हुए तो आईएनसी ने क्या डिसाइड किया, आईएनसी ने जब डिसाइड किया इस सेशन में कि हम 1937 के इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और इस टाइम पे जो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो होगा वो क्या होगा, किस बेसिस पे, कि हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, टोटल रिजेक्शन ऑफ द एक्ट ऑफ 1935, जो एक्ट ऑफ 1935, जो 1935 का एक्ट आया था आपके पास, उसको टोटली रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, बोला ये हमारा मैनिफेस्टो रहेगा, इसके बेसिस पे हम इलेक्शंस लड़ेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। हाँ जी सर। इसके बाद देखो, ये जो जून का जो सेशन था, जून 1936 का, ये जो अभी हम लखनऊ सेशन कर रहे हैं, ये एक वजह से और इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें देखो एक बात तो हमने क्या करी, 3 सोशलिस्ट को ऐड किया, 3 सोशलिस्ट ऐड हुए किसमें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। सेकंड हमने बात करी कि 1937 के इलेक्शंस क्या करेंगी, कंटेस्ट करेगी आईएनसी, किसके बेसिस पे करेगी वो भी बात करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है, क्योंकि ये जो सेशन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी वजह से हुआ था कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया किसान सभा की मीटिंग हेल्ड हुई थी। किसान सभा, दैट मीन्स कि फर्स्ट मीटिंग जो थी ऑल इंडिया किसान सभा की, वो हेल्ड हुई थी इसी सेशन। और इस मीटिंग को, दैट मीन्स किसान सभा की मीटिंग को जो प्रिसाइड किया था वो किसने किया था, स्वामी सजानंद सरस्वती ने। तो ये बात भी याद रखना, स्वामी सजानंद सरस्वती, ये बात क्लियर हुई। यस सर। चलो, तो ये सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं 1937 के एनुअल सेशन। इससे पहले मतलब इलेक्शंस हुए थे वो भी करते हैं, बट अभी एनुअल सेशन पे जाते हैं। अब 1937 के एनुअल सेशन की बात करते हैं आईएनसी के। ये हेल्ड हुआ कहां पे, फैजपुर में। किसने प्रिसाइड किया, यहाँ पे प्रिसाइड किया गया इसको बाय द जवाहरलाल नेहरू। एंड ये एक ओनली सेशन था आईएनसी का, और वी कैन से फर्स्ट सेशन था जो कहां पे हेल्ड हुआ था, रूरल एरिया में, रूरल एरिया में हेल्ड हुआ था, राइट। तो इसी सेशन में यहाँ पे डिमांड की गई थी बाय द आईएनसी कि यहाँ पे क्या की जाए, फॉर्मेशन ऑफ क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की क्या की जाए, फॉर्मेशन की जाए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन की जाए, जो इंडिया के लिए क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है वो फ्रेम करेगी। ये बात क्लियर। हाँ जी सर। चलो,
अब इसी सेशन में कांग्रेस ने क्या अडॉप्ट किया? अब इसी सेशन में कांग्रेस अडॉप्ट करती है एग्रेरियन प्रोग्राम। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्रेरियन प्रोग्राम जो है कांग्रेस ने कौन से सेशन में अडॉप्ट किया? 1937 के फेस्टिवल सेशन में, कांग्रेस का एनुअल सेशन जो हुआ था। ठीक है, अब इस एग्रेरियन प्रोग्राम के क्या फीचर्स थे? यहां पे पहली बात इन्होंने करी कि क्या किया जाए, रिडक्शन किया जाए, रिडक्शन इन रेंट एंड रेवेन्यू, रिड्यूस किया जाए रेंट में एंड रेवेन्यू में। कितना रिडक्शन की बात करी? 50% रिडक्शन की बात करी। अलॉन्ग विद यहाँ पे बात की जाए कि रिकॉग्नाइज किया जाए, रिकॉग्निशन, किसके रिकॉग्निशन की बात करी? रिकॉग्निशन ऑफ पीजेंट यूनियन, जो भी पीजेंट यूनियंस हैं उनकी क्या की जाए? रिकॉग्निशन की जाए। अलॉन्ग विद यहाँ पे बात करी गई कोऑपरेटिव फार्मिंग की, देन वी हैव टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। तो ये कुछ बातें यहाँ पे करी गई, टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम इस सेशन में जो है कांग्रेस ने अडॉप्ट किया। राइट, ये बात क्लियर? Yes, sir. चलो अब चलते हैं, अब बात करते हैं 1937 इलेक्शंस। तो यहाँ पे 1937 के इलेक्शंस की बात करें तो अल्टीमेटली गांधी जी ने क्या, सॉरी, आईएनसी ने क्या किया था? यहाँ पे इन इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। बट हाँ, यहाँ पे जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया तो जब कैंपेनिंग की, बहुत सी जगह पे कैंपेनिंग की आईएनसी ने, तो गांधी ने एक भी कैंपेनिंग में कहीं पे भी एड्रेस नहीं किया इलेक्शन के टाइम पे। तो यहाँ पे बात करते हैं, मतलब इलेक्शन मीटिंग जितनी भी हुई तो गांधी कभी भी एड्रेस नहीं करते थे, उन्होंने सीधा मना कर दिया था। बट हम सीधी सी बात जाएंगे, इस बात पे नहीं जाएंगे कि क्यों नहीं किया, क्या रीजन था। हम सीधा सा जाएंगे 1937 के इलेक्शंस का क्या रिजल्ट रहा। ये 1937 के इलेक्शन जो हेल्ड हुए, सबसे पहले कितनी प्रोविंसेस में हेल्ड हुए? 11 प्रोविंसेस में हेल्ड हुए। ठीक है, अगर बात करें कांग्रेस के रिजल्ट की, दोनों, अगर हम सीधी सी बात करते हैं रिजल्ट ऑफ कांग्रेस, तो कांग्रेस ने यहां पे कितनी सीट्स पे इलेक्शन कंटेस्ट किया? 1161 1161 सीट्स पे जो है कांग्रेस क्या करेगी? इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। इतनी सीट्स पे इलेक्शन कंटेस्ट किया जिसमें से ओनली 716 सीट जो है ये क्या करेगी? जीतेगी, वन करेगी। राइट, तो अब देखो 716 सीट जीती आउट ऑफ 1161। तो अब कांग्रेस की मेजॉरिटी की बात करते हैं। मेजॉरिटी मतलब कि 11 प्रोविंसेस में से कितनों में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी समझ गई क्या होती है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, देखो मेजॉरिटी आपके पास डिफरेंट टाइप्स की होती है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या हो गया कि हमारे पास मान लो 100 सीट्स है, 100 में से 51 सीट्स आ गई, तो अल्टीमेटली इसको क्या बोल देंगे हम? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, अब मान लो 100 में से 40 सीट हमारे पास आती, तो वो मेजॉरिटी में होनी थी। किसी पार्टी के पास मान लो 10 सीट थी, किसी के पास 15 सीट थी, जो पार्टी सबसे ज्यादा थी वो मतलब वो मेजॉरिटी में थी। अब वहां पे अलायंस बना के कौन सी सरकार बनेगी? ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब जब 50% प्लस वन ऑफ द टोटल सीट्स हो। तो अब कांग्रेस के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी कितनी प्रोविंसेस में? इन 5 प्रोविंसेस में। 5 प्रोविंसेस में क्या थी? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कौन कौन से में थी? आपके पास यूनाइटेड प्रोविंस जो आज की डेट में यूपी है, देन वी हैव बिहार, देन वी हैव सेंट्रल प्रोविंस, देन वी हैव उड़ीसा,
देन वी हैव मैड्रास और मद्रास। ठीक है, तो ये थी 5 प्रोविंसेस जिनमें क्या थी, इनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। क्लियर। वहीं पे बात करें, कांग्रेस जो है एमर्ज हुई थी एज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। जिन प्रोविंसेस में ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके उभरी थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बात करें तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो ये बनी वो कौन कौन सी प्रोविंसेस में बनी? बॉम्बे, बंगाल, असम एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस NWFP। इतनी बात क्लियर। बॉम्बे, बंगाल, असम एंड NWFP। वहीं पे इसकी पुअर परफॉर्मेंस की बात करें कि कहां पे कांग्रेस की पुअर परफॉर्मेंस रही, तो वो आपके पास कांग्रेस की जो पुअर परफॉर्मेंस आपके पास रहेगी वो रहेगी सिंध एंड पंजाब में। राइट, सिंध एंड पंजाब में। तो पंजाब में अगर बात करें तो पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी किसको मिली थी? यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी जो थी उसको क्लियर मेजॉरिटी मिली थी किसकी लीडरशिप में? सिकंदर हयात खान। सिकंदर हयात खान। मतलब यहाँ पे यूनियनिस्ट पार्टी ने जो है, ठीक है, और वी कैन से, फिर अभी थोड़ी देर में बात करते हैं पंजाब में। मतलब कि पंजाब में जो सरकार बनाई थी यूनियनिस्ट पार्टी ने बनाई थी सिकंदर हयात खान की लीडरशिप में। ठीक है, और यहाँ पे बात करें पंजाब में, अगर बात करें तो टोटल कितनी सीट्स थी? 84 सीट्स थी रिजर्व, जिसमें से सिर्फ 2 सीट्स थी जिसपे किसने जीता था रिजर्व सीट्स पे? मुस्लिम लीग। 84 में से सिर्फ 2 सीटें किसके पास थी? मुस्लिम लीग के पास थी। ठीक है, और यहां पे बात करें तो NWFP में तो नॉर्थ वेस्टर्न, ये भी मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन है, यहाँ पे पठान ज्यादा होते थे। यहाँ पे एक भी सीट नहीं आई, 0 सीट थी। मतलब किसको? मुस्लिम लीग को एक भी सीट पे नहीं जीत पाई थी मुस्लिम लीग। राइट, तो ये बात भी याद रखना। ये बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। अब बात करते हैं कि INC ने 1937 के इलेक्शन के बाद जहां पे फॉर्म की मिनिस्ट्री समझ रहे हो ना, कि सरकार जहां पे फॉर्म की, किन किन प्रोविंसेस में यहाँ पे इन्होंने फॉर्म की मिनिस्ट्री, अब देखते जाना। टोटल 11 प्रोविंसेस थी, 11 में से 8 में करेगी। यूनाइटेड प्रोविंस, सेकंड बंगाल, थर्ड आपके पास सेंट्रल प्रोविंस, फोर्थ आपके पास मद्रास, फिर आपके पास फिफ्थ आएगा बॉम्बे, ठीक है, देन वी हैव NWFP नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, देन वी हैव असम, बिहार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना, इसमें बंगाल में ही याद रखना, बंगाल में नो डाउट INC ने क्या किया, मिनिस्ट्री फॉर्म करी। बट यहाँ पे जो सरकार जो बनी थी वो किसके लीडरशिप में बनी थी? फजल उल हक। फजल उल हक थे। अब ये फजल उल हक जो थे ये किस पार्टी के मेंबर थे? ये थे आपके पास
कृषक प्रजा पार्टी। मतलब यहाँ पे बात करें तो सरकार बेनली किसने बनाई थी, यहाँ पे मेजोरिटी मतलब उनको अपने साथ जो है इन्होंने मेजोरिटी दी थी आईएनसी ने बंगाल में। किसको अपनी सपोर्ट दी थी, किसको, कृषक प्रजा पार्टी को। तो कृषक प्रजा पार्टी ने यहाँ पे क्या किया था, गवर्नमेंट फॉर्म की थी अंडर फजल उल हक की लीडरशिप में, राइट। अगर सिंध में बात करें तो सिंध में आपके पास, सिंध में जो सरकार बनाई थी वो किसने बनाई थी, यूनाइटेड सिंध पार्टी थी। यूनाइटेड सिंध पार्टी थी किसकी लीडरशिप में, अल्लाह बख्श, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, लीडरशिप में जो है वो क्या बनी थी, यहाँ पे सरकार बनी थी। पंजाब में हमने बात करी, पंजाब में किसने बनाई, आपके पास पंजाब में कौन बनाता है, यूनियनिस्ट पार्टी। किसकी लीडरशिप में, सिकंदर हयात, सिकंदर हयात खान की लीडरशिप में, राइट। तो टोटल कितनी प्रोविंसेस होगी, 8 9 10, अच्छा एक रह गई यहाँ पे 9 में अगर बात करें तो एक आ गई उड़ीसा। उड़ीसा में भी कौन यहाँ पे सरकार बनाएगा, आपके पास आईएनसी सरकार बनाएगी, मिनिस्ट्री फॉर्म करेगी। ये बात क्लियर हुई। Yes, sir. अब देखो ये जो मिनिस्ट्री बनी आईएनसी की, अब ये इस मिनिस्ट्री का जो टेन्योर रहा ना, इस मिनिस्ट्री का टेन्योर ज्यादा टाइम तक नहीं रहा। ये सरकार कितने टाइम तक चली, सिर्फ अगर मैं बात करूं तो 28 मंथ तक इसने सरवाइव किया, और वी कैन से इसने रूल किया। दैट मींस 2 years and 4 month तक जो है ये पावर में रही, ठीक है, 28 मंथ तक। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, इसके बाद अब चलते हैं आईएनसी के सेशन। अब आईएनसी के 2 सेशन की बात करेंगे। एक हम बात करेंगे 1938 सेशन की, और एक हम बात करेंगे 1939 के सेशन की। ये जो 1938 का जो सेशन हुआ, ये हुआ हाजीपुर में। इसको किसने प्रिसाइड किया, प्रेसिडेंट बने सुभाष चंद्र बोस। और 1939 का सेशन जो हुआ ये कहां पे हुआ, त्रिपुरा में हुआ। त्रिपुरा नहीं, मतलब इसको त्रिपुरी बोलते हैं, ठीक है। त्रिपुरी में हुआ, ये कहां पे हुआ, मार्च 1939 में हुआ ये, ठीक है, मार्च में हुआ। तो इसको भी कौन, मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ, प्रेसिडेंट के इलेक्ट, मतलब प्रेसिडेंट कौन बने, सुभाष चंद्र बोस। हुआ क्या था, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट जब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो रहे थे तो इनके जो अपोजिट कैंडिडेट थे वो थे पताबी सीतारमैया। पताबी सीतारमैया। अब हुआ क्या, सुभाष चंद्र बोस जो है पताबी सीतारमैया को डिफीट कर देंगे, और सुभाष चंद्र बोस जो है फिर से यहाँ पे क्या बन जाएंगे, त्रिपुरा में प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अब दिक्कत की बात क्या हुई कि ये जो पताबी सीतारमैया थे, ये इनको नॉमिनेट किसने किया था अपनी तरफ से, ये नॉमिनी थे गांधी के। तो यहीं से देखो, अब गांधी को बहुत दुख हुआ कि मेरा नॉमिनी नहीं जीता और सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे जीत गया। तो यहां से ना फिर गांधी जी बहुत अपसेट हुए, और जैसे ही गांधी जी को दुख हुआ तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस क्या कर देंगे, रिजाइन कर देंगे फ्रॉम आईएनसी से, एंड ही लेफ्ट आईएनसी। और ये आईएनसी लेफ्ट कर देंगे, और इसके बाद जैसे इन्होंने आईएनसी को छोड़ा और रिजाइन किया अपनी प्रेसिडेंटशिप से, तो इन्होंने एक यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी की फाउंडेशन रखी जिसको नाम दिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये याद रखना, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक और द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भी इसको बोला जाता है। इसकी फाउंडेशन कहां पे रखी गई, बंगाल में। क्लियर इतनी बात, हाँ जी। बहुत है इतना कि चले आगे।
जल्दी से बताओ, क्योंकि अगर चलना है तो फिर मैं कांग्रेस मिनिस्ट्री पूरी खत्म कर दूंगा। चलो फिर अब बात करते हैं रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री का। देखो अब 1939 में आपके पास क्या होगा, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाएगा। अब कांग्रेस मिनिस्ट्री बनी 1937 में। मैंने क्या बोला, ये कितने टाइम तक रहेगी, 2 इयर्स एंड 4 मंथ तक सरवाइव करेगी टोटल। मतलब 1939 में जाके ये क्या कर देगी, रिजाइन कर देगी। अब देखो हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर 2 जैसे स्टार्ट होता है तो इस टाइम पे इंडिया के जो वाइसरॉय थे वो थे लिलिथगो, लॉर्ड लिलिथगो थे, ठीक है। अब यहाँ पे लॉर्ड लिलिथगो ने क्या किया, वाइसरॉय जो थे इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि इंडिया क्या है, इन वॉर विद जर्मनी, कि इंडिया किसके वॉर में है, जर्मनी के साथ। मतलब कि जर्मनी के अगेंस्ट हमारा वॉर जो है स्टार्ट हो चुका है। कब डिक्लेयर किया, ये 3 सितंबर 1939 को, ठीक है, कि हम जो है वॉर में है जर्मनी के साथ, ठीक है। 1939 में जर्मनी के साथ मतलब जर्मनी के अगेंस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही इसने लिलिथगो ने डिक्लेयर किया कि हम वॉर में है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट है इंडिया, तो यहाँ पे जो है आईएनसी ने, दैट मीन जो कांग्रेस जो थी, इन्होंने इसको ऑब्जेक्ट कर दिया। बोला कि आप कैसे विदाउट हमारी परमिशन के डिक्लेयर कर सकते हो कि हम वॉर में हैं, हम वॉर का पार्ट है किसके, आपके साथ, मतलब किसके अगेंस्ट, जर्मनी के अगेंस्ट। वो आप हमसे कंसेंट तो लो, आप हमारी कंसेंट के बिना, हमारी कंसल्टेशन के बिना कैसे डिक्लेयर कर सकते हो कि इंडिया वॉर में है। इवन अब तो हम क्या है, लेजिस्लेचर का पार्ट है, आप इवन हमसे कंसल्ट तो करो। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे वाइसरॉय लिथगो ने डिक्लेयर किया कि इंडिया जो है वॉर पे है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, जो CWC जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, अब आपके पास कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी एट कहां पे, वार्धा में, बॉम्बे के पास, ठीक है। कब से कब तक, 10 सितंबर से 14 सितंबर 1939 तक चलेगी, ठीक है। मतलब ये 4 दिन ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग चली। और यहाँ पे कांग्रेस ने क्या डिसाइड किया, दैट मीन्स इन्होंने अडॉप्ट किया द व्यू ऑफ नेहरू व्यू। अब नेहरू का व्यू क्या था, कांग्रेस अडॉप्टेड द नेहरू व्यू। नेहरू भाई साहब ने क्या बोला कि ठीक है, अगर ब्रिटिशर इस टाइम पे वॉर पे है तो हम इनको क्या करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, ना ही हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे वॉर को। मतलब कि देखो हम ना ब्रिटिशर को ज्यादा परेशान करेंगे इस टाइम पे, ये वॉर में, इनको वॉर पे लड़ने दो, और ना ही हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे वॉर में। कब तक ज्वाइन नहीं करेंगे, ये बात भी बोला कि जब तक हम इनको तब तक ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक ये डिक्लेयर नहीं कर देते कि हमें जो है ये फ्री कर रहे हैं। कि मतलब कि जब तक ब्रिटिशर हमें इंडिपेंडेंस नहीं ग्रांट कर देते, हमें फ्री नहीं कर देते, तब तक जो है हम इनको ज्वाइन नहीं करेंगे वॉर में, और ना ही हम इनकी वॉर टाइम की डिफिकल्टी की एडवांटेज उठाएंगे। मतलब ब्रिटिशर को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। ये बात क्लियर हुई? यस सर। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अब कांग्रेस ने पास किया एक रेजोल्यूशन। जब नेहरू ने ये बात करी तो देन कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन। इन्होंने क्या रेजोल्यूशन पास किया, तो सबसे पहले इस रेजोल्यूशन के थ्रू इन्होंने कंडेम किया, क्योंकि जो हमने यहाँ पे, अब आपको पता ही है कि हमने रीमन जब की थी वर्ल्ड वॉर 2, तो यहाँ पे कंडेम किया गया द अटैक ऑफ नाजी। जो नाजी का अटैक हुआ था कहाँ पे, पोलैंड में, उसका क्या किया, विरोध किया इन्होंने, ठीक है। और वहीं पे इन्होंने साथ में इस रेजोल्यूशन के थ्रू क्या डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया डिक्लेयर दैट इंडिया कुड
not be a party, could not be a party to the war। ठीक है, ये बात भी इन्होंने क्लियर कर दी। ठीक है, बोला कि हम जो है पार्टी नहीं होंगे वॉर के। अब यहां पे इन्होंने सीधी सी बात बोली, बोला ठीक है हम पार्टी बनेंगे वॉर के, बट कब बनेंगे? अगर यहाँ पे जैसे ब्रिटिशर क्या बोल रहे थे, ब्रिटिशर इनको क्या बोल रहे थे कि हमारी जो ये वॉर है वो किसके अगेंस्ट है? दैट मीन्स हम जो ये वर्ल्ड वॉर 2 लड़ रहे हैं वो किसके लिए लड़ रहे हैं? वो हम फाइट कर रहे हैं, फाइट फॉर डेमोक्रेसी के लिए एंड फ्रीडम के लिए। बोला कि ये जो हिटलर यहाँ पे क्या लेके आ रहा है आपके पास, नाजिज्म के थ्रू, दैट मीन्स ये नाजिज्म और फासिज्म जो था, डिक्टेटरशिप आ रही है, बोला उसको हम खत्म करेंगे और यहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आएंगे, आजादी लेके आएंगे। तो यहाँ पे इंडियंस ने क्या बोला कि ठीक है हम आपका साथ देंगे इस वॉर में, बट आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हो किसके लिए लड़ रहे हो, लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो, आजादी के लिए लड़ रहे हो, तो यू हैव टू प्रूव इट। तो आपको ये फर्स्टली क्या करना पड़ेगा? प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव्ड इट कहां पे? फर्स्टली इन इंडिया। दैट मीन्स आप क्या करो, इंडिया को सबसे पहले आजादी दो, फिर हम आपका पार्ट बनेंगे। इतना हम आपको ट्रस्ट दिला देते हैं। बोला कि अगर आप डायरेक्टली बोल रहे हो तो हम आप धोखेबाज हो, हम आप पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि 91st वर्ल्ड वॉर में भी हमने आपकी हेल्प करी थी। हमने यही सोचा था कि वर्ल्ड वॉर 1 जैसे ही एंड होगा तो आप हमें क्या कर दोगे? ट्रांसफर ऑफ पावर कर दोगे, बट नहीं, आपने हमें क्या किया? धोखा दिया। राइट। तो बोला इस बार हम आपके झांसे में नहीं आएंगे, अगर आप हमारी बातें मानते हो तो हम पार्टिसिपेट करेंगे, वॉर में ज्वाइन करेंगे आपको, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? Yes, sir. टाइम क्लियर हुआ इतना? हाँ जी सर। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब CWC ने क्या सजेस्ट किया? अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो सजेशन दी, बोला कि हम क्या करेंगे, आपको कोऑपरेट करेंगे अगर क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रल एश्योरिटी दे दो हमें, और यहाँ पे क्या कर दो, सेंट्रल इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म कर दो इमीडिएट इफेक्ट पे। मतलब कि यहाँ पे क्या कर दो, सेंट्रल इंडियन गवर्नमेंट का मतलब कि सेंटर में सीधी इंडियन गवर्नमेंट होगी, कोई ब्रिटिश मेंबर नहीं होगा। ठीक है, और साथ में हमें ये चीज कमिट कर दो, चाहे हमें लिख के दो, एफिडेविट साइन करो, व्हाटसोएवर, कि हमें क्या करोगे, आफ्टर द वॉर क्या कर दोगे, इंडिपेंडेंस ग्रांट कर दोगे। किसको? इंडिया को। बोला अगर आप ये चीज करते हो तो हम क्या करेंगे, आपको कॉपरेट करना स्टार्ट कर देंगे वर्ल्ड वॉर में। अलॉन्ग विथ इन्होंने क्या बोला कि हमें क्या करना है, एस्टेब्लिश करनी है क्या, और फॉर्मेशन करनी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी फ्री इंडिया के लिए। ठीक है, तो ये डिमांड जब इन्होंने रखी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, और कांग्रेस ये जो वार्ता में हुआ था, तो ये डिमांड्स इन्होंने पुट फॉरवर्ड करी किसके आगे? वाइस रॉय के आगे। वाइस रॉय कौन थे? ललित को। तो यहाँ पे ललित को भाई साहब ने क्या कर दिया, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया इन डिमांड्स को। बोला हम आपकी ये डिमांड्स नहीं मानते हैं। तो जैसे ही उन्होंने रेफ्यूज किया उन डिमांड्स को एक्सेप्ट करने से, और वीकेंड से रिजेक्ट कर दिया उन डिमांड्स को, तो यहाँ पे देखो अब इसके बाद क्या हुआ, 22, क्योंकि देखो हमने बात करी थी 9 प्रोविंसेस में तो किसकी सरकार बनी थी? कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो जैसे ही ललितगो ने रिफ्यूज किया, उसके रिजल्ट में क्या होगा, अब 22 अक्टूबर 1939 को अब कांग्रेस मिनिस्ट्री, जहां पे भी कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्री बनाई थी जिन भी प्रोविंसेस में, अब वो क्या कर देगी, अपना रेजिग्नेशन दे देगी, अपना रेजिग्नेशन जो है वो सेंड कर देगी। तो यहां पे देखो जैसे ही कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन दिया, अब जिन्ना के साथ साथ ललित को भी बहुत खुश हुए। क्योंकि ये क्यों खुश हुए, क्योंकि अब क्या हो रहा था
जैसे कांग्रेस ने मिनिस्ट्री फॉर्म करी थी 1937 में, तो अल्टीमेटली यहाँ पे ब्रिटिशर भी अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे थे, इवन मुस्लिम लीग अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे किसका डोमिनियन सेटअप हो चुका था? कांग्रेस का डोमिनियन सेटअप हो चुका था। जैसा कांग्रेस चाह रही थी वैसे लॉ जो है इंप्लीमेंट हो रहे थे, वैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो रही थी। तो जैसे ही अब इन्होंने रिजाइन दे दिया 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने, तो यहाँ पे जिन्ना और ललित को बहुत खुश हुए, इन्होंने शाम को पार्टी भी करी बैठ के, राइट। फिर इसके बाद 2 दिसंबर 1939 की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ 2 दिसंबर 1939 को। अब जिन्ना एक मुस्लिम, मतलब जो भी मुस्लिम थे उनकी एक मीटिंग करेगा और उस मीटिंग को एड्रेस करेगा। अब ये जो कॉन्फ्रेंस हुई मुस्लिम्स की, और इस कॉन्फ्रेंस में जिन्ना ने मतलब जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे या मुस्लिम पीपल थे उनसे एक रिक्वेस्ट करी, एक अपील करी इंडियन मुस्लिम्स को, कि बोला अब हम क्या करेंगे, एक डे सेलिब्रेट करेंगे जिसको हम बोलेंगे डे ऑफ डिलीवरेंस। डे ऑफ डिलीवरेंस जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। और ये डे ऑफ डिलीवरेंस जो है कब सेलिब्रेट किया जाएगा? वो किया जाएगा ऑन 22 दिसंबर 1939 को। क्यों किया जाएगा? क्योंकि देखो 22 अक्टूबर 1939 को यहाँ पे रेजिग्नेशन जो है इन्होंने दे दिया था, तो जिसकी वजह से अब यहाँ पे 2 दिसंबर 1939 को जिन्ना ने जितने भी मुस्लिम इंडियन मुस्लिम थे उनसे रिक्वेस्ट करी, कि अपील किया कि हम क्या करेंगे, डे ऑफ डिलीवरेंस जो है ऑब्जर्व करेंगे ऑन 22 दिसंबर 1939 फ्रॉम द कांग्रेस, कि अब जो है हम कांग्रेस मुक्त हो चुके हैं, इंडिया जो है वो कांग्रेस मुक्त हो चुका है। तो वो जो है हम कब सेलिब्रेट करेंगे? 22 दिसंबर 1939 को, राइट। इतनी बात क्लियर हुई कि डे ऑफ डिलीवरेंस क्या था। इसके बाद देखो, जब ये जो रेजिग्नेशन दिया गया बाय द कांग्रेस मेंबर्स, ठीक है, तो इस रेजिग्नेशन से एक और पर्सनालिटी बहुत खुश हुई। देखो जिन्ना और ललित को तो खुश हुए, साथ में इस रेजिग्नेशन से एक और खुशी किसको हुई? गांधी को हुई। अब हम लोग सोचेंगे कि गांधी को क्यों खुशी हुई, गांधी तो खुद आईएनसी के मेंबर थे। गांधी को इसलिए खुशी हुई क्योंकि 1937 में जब कांग्रेस मिनिस्ट्री बनी, तो कांग्रेस मिनिस्टर जो थे अब करप्ट प्रैक्टिसेस करने लगे थे, वो भी करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे थे। तो गांधी ने इस रेजिग्नेशन का वेलकम किया, दैट मींस गांधी जो थे वो हैप्पी थे फ्रॉम दिस रेजिग्नेशन। तो अल्टीमेटली जब यहाँ पे, और गांधी ने क्या बोला था कि अब ये जो है दैट मींस इसने हमें हेल्प करी है किसमें? कांग्रेस में, कि कांग्रेस को क्या करेगा, ये करप्शन से फ्री करेगा, क्लियर करेगा करप्शन से। तो यहाँ पे गांधी ने एक लेटर लिखा किसको? सी राजा गोपालाचारी को, गोपालाचारी को। कब लिखा? ऑन 23 अक्टूबर 1939 को। देखो यहाँ पे इन्होंने कब दिया रेजिग्नेशन दिया? 22 अक्टूबर 1939 को, और सी राजा गोपालाचारी को इन्होंने लेटर लिख दिया 23 अक्टूबर को। और इस लेटर में इन्होंने कैसे एड्रेस किया? अब देखो इसमें लिखा इट इज अ बिटर पिल। बोला ये जो रेजिग्नेशन दिया है ये कड़वी पिल है, आई नो, ठीक है, इट इज अ बिटर पिल, आई नो, कड़वी दवाई जरूर है, बट इट वॉज नीडेड, बट इसकी जरूरत थी, इट वॉज नीडेड एंड इट विल ड्राइव अवे all the parasites from the body। इन्होंने इसको ऐसे एड्रेस किया कि बोला ये कड़वी दवाई जरूर हो सकती है, बट ये मेरे को पता है, बट यहाँ पे क्या है, ये जरूरी भी था
अब ये क्या करेगा, जितनी भी ये करप्ट, मतलब ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही थी आईएनसी के मेंबर्स द्वारा, अब इसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे सीधी सी बात बोली, किसको, राजा गोपालचारी को, लेटर के थ्रू। तो ऐसे जो है कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन दिया। ये गांधी जी का रिएक्शन था। एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ आईएनसी, वो भी हमने देख लिया, डे ऑफ डिलीवरेंस। अब यहीं पे एक और बात करते हैं, इसके बाद जाएंगे कल, फिर हम अभी बात करते हैं हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन। पाकिस्तान रेजोल्यूशन, यह मुस्लिम लीग का सेशन हुआ लाहौर में। लाहौर में कब हुआ, मार्च 1940 में हुआ, राइट। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का जब सेशन हुआ, तो यहां पे इसको जो है, यहां पे जिन्ना एक थ्योरी देगा। जिन्ना ने एक थ्योरी दी, उस थ्योरी किस नाम से फेमस थी, वो टू नेशन थ्योरी। तो इस सेशन में जिन्ना ने किस थ्योरी की बात करी, टू नेशन थ्योरी की बात करी। तो इसके थ्रू जिन्ना ने क्या बोला, जिन्ना ने बात करी कि इंडिया जो है वो कंप्राइज करता है दो नेशन, एक हिंदू नेशन, एक मुस्लिम नेशन। ठीक है, तो यहां पे सीधी सी बात बोली कि हम मुस्लिम जो है वर नॉट इन माइनॉरिटी, बट अ नेशन जिसका नाम है पाकिस्तान। देखो ये किसके रिस्पॉन्स में हुआ था, आपने नाम सुना होगा वीर सावरकर, बीडी सावरकर। बीडी सावरकर इस टाइम पे हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बने थे 1939 के टाइम। तो बीडी सावरकर ने उस टाइम पे यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि बोला ये जो हिंदू है, मतलब ये इंडिया जो है ये हिंदू देश है। और मुस्लिम को यहाँ पे सीधा सा अल्टीमेटम दे दिया कि तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी में हो, और अगर तुम ये एक्सेप्ट नहीं करते तो मैं तुम्हें प्रूव करूंगा। मतलब उन्होंने सीधा सा चैलेंज किया था किसको, मुस्लिम्स को। तो उसके रिस्पॉन्स में फिर यहाँ पे टू नेशन थ्योरी जो थी वो किसने दी थी, जिन्ना ने दी थी। तो जिन्ना ने अल्टीमेटम दिया था हिंदू महासभा के लीडर को, वीर सावरकर को, कि ठीक है तुम बात करते हो कि हम माइनॉरिटी में, वी आर नॉट इन माइनॉरिटी, बट हम एक अलग से देश है, उस देश का नाम है पाकिस्तान। ठीक है, तो इस सेशन को, मुस्लिम लीग का जो ये लाहौर सेशन हुआ था, इसको किस नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, राइट। क्लियर बात। हाँ जी सर। तो यहाँ पे Yes. देखो, अगर बात करें, एक पर्सनैलिटी थी, एक पर्सन थे, चौधरी रहमत अली। इन्होंने ये क्वाइन किया था नेम, जिसका नाम था पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान नाम किसने दिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो चौधरी रहमत अली ने दिया था। कब दिया था, ऑन 28 ऑफ जैन 1933 को। और इसी टाइम पे इन्होंने क्या किया, मतलब देखो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ जब ये 1939 के सेशन की बात कर रहा हूँ, सॉरी 1940 के सेशन की बात कर रहा हूँ, जब यहाँ पे टू नेशन थ्योरी दी गई थी। टू नेशन थ्योरी दी गई बाय जिन्ना। तो यहाँ पे जिन्ना ने क्या बोल दिया कि एक तो है इंडिया जो है एक हिंदू नेशन है और एक मुस्लिम नेशन है। ठीक है, नहीं एक मिनट, मैं थोड़ा सा यहाँ पे खुद कंफ्यूज हो गया, चलो मैं ये देख के बताऊंगा। क्योंकि 1933 के सेशन में चौधरी रहमत अली ने बात करी थी, मतलब चौधरी रहमत अली ने टाइम नाम दिया था यहाँ पे पाकिस्तान का। ठीक है, तो इसी टाइम पे, हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने एक पैम्पलेट भी रिलीज किया था। एक पैम्पलेट जो है वो रिलीज किया था, जिसका नाम था नाउ और नेवर। आर वी टू लिव
और पेरिश फॉरएवर। ठीक है, तो ये बात करी थी इस पैम्पलेट के थ्रू। दैट मीन्स अब अगर बात करें तो पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के फाउंडर भी अगर बात करें तो किसको कंसीडर किया जाता है? चौधरी रहमत अली को जो है वो कंसीडर किया जाता है। क्लियर बात? यस सर। तो ये हुआ था। अब हम सीधा जाएंगे मतलब नेक्स्ट लेक्चर में 1940 से 47 की तरफ जाएंगे। ठीक है, मतलब अब हम स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह। क्लियर बात? तो आज का लेक्चर समझ में आया? यस सर। So that's all for today. Thank you.